हे देयर, आई एम प्रांजल दानी और आज के वीडियो में हम बात कर रहे होंगे द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो वीडियो को अंत तक देखना और गारंटी है आप सब्सक्राइब किए बगैर लौटोगे नहीं यहाँ से। तो हम मेंडल साहब के नाम से इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मेंडल साहब ने हमको इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स दे के रखे और सटन और बॉवेरी आए, उन्होंने भी मॉर्गन के साथ हमको क्रोमोसोम का सर्च करके दिया। लेकिन ऑब्वियसली हमको अभी तो हम बोल देते हैं कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इन लोगों ने ये सब फाइंड आउट करके रखा है ना, इसलिए। बट इनको ये तब पता नहीं था, इन्होंने ये ढूंढा है, कोई एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने कैरी आउट किए जो कि अभी हम करेंगे। हाँ, वी विल स्टडी दोज एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड आउट द जेनेटिक मटेरियल, इसलिए टॉपिक का नाम है द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ, एफ ग्रिफिथ है, इन्होंने 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जो न्यूमोनिया कॉजिंग एजेंट है ह्यूमंस में, उससे न्यूमोनिया होता है, वो उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बोलते हैं डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो कोकाए होते हैं, उसके ऊपर एक ही कैप्सूल बनेगा, इसलिए डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इसको इन्होंने डिवाइड किया S3 और R2 स्ट्रेंथ्स में, उन्होंने स्ट्रेंथ्स में इसको डिवाइड किया। S3 बोले तो स्मूथ, R2 बोले तो रफ। अब ये रफ क्यों है? ये ऐसा, ये बैक्टीरिया है तो ये रफ है, राइट। लेकिन यहाँ पे ये बैक्टीरिया ने म्यूकस का कैप्सूल बना लिया है, म्यूकस पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल बना लिया है। म्यूकस पॉलीसैकेराइड का इन्होंने कैप्सूल यहाँ पर बना लिया है। और स्मूथ वाले जो है वो वायरुलेंट है, यानी कि पैथोजेनिक है, और जो रफ वाले हैं वो अवायरुलेंट है, यानी नॉन पैथोजेनिक है। वाई इज इट सो? देखो, अपनी बॉडी में समझो कोई भी एंटीजन आता है, सपोज ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया अपने बॉडी में आ गया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, तो ये न्यूमोनिया कॉज करेगा। लेकिन अगर रफ वाला होगा तो अपने एंटीबॉडीज यहाँ पर बनेंगे और इसको फैगोसाइटोस करके हम बच जाएंगे, अपनी इम्यूनिटी यहाँ पर काम कर जाएगी। तो रफ वाले से कुछ नहीं होगा, इसलिए ये अवायरुलेंट है, यानी नॉन पैथोजेनिक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अपने एंटीबॉडीज इसको फैगोसाइटोस नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कैप्सूल है, इसलिए ये हुए वायरुलेंट, दैट इज पैथोजेनिक। अभी हमको पता नहीं था ना कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है या प्रोटीन है या डीएनए है या कार्बोहाइड्रेट या फैट्स है, हमको कुछ भी पता नहीं था। आज हम भले ही बोलते हो, इनको तो बिल्कुल पता नहीं था। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया, उन्होंने ये R2 वाला स्ट्रेन लिया और सिरिंज से उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया। माइस, ओके, यहाँ पर खुशखबरी है, मतलब मुबारक हो, माइस जीवित रह गए, माइस लिव्ड, माइस नॉट डाइड, क्योंकि एंटीबॉडीज बने माइस के बॉडी में और उन्होंने फैगोसाइटोस कर लिया, ऑब्वियसली ये नॉन पैथोजेनिक है, तो माइस लिव्ड। सेकेंड टाइम इन्होंने किया कि S3 स्ट्रेन लिया और माइस में डाला, इंजेक्ट किया, माइस में डाला बोले तो इंजेक्ट किया। अभी माइस यहाँ पर मर जाते हैं, दुख की बात है, माइस डाइड। भी रोना वोना नहीं, इतना माइस ही है वो, सो माइस डाइड हियर। और थर्ड टाइम इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया और बर्नर पे रखा, हीट किया, टेस्ट ट्यूब में इन्होंने डाला था S3 स्ट्रेन। अभी ये S3 स्ट्रेन है, समझो ये ऐसा कैप्सूल है उसके ऊपर। अभी ये हीट होने के कारण क्या हुआ, म्यूकस पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल हट गया, म्यूकस पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल हट गया, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे हीट किल्ड S3। अभी ये S3 वाला जो है ये पैथोजेनिक था जस्ट बिकॉज ऑफ कैप्सूल, क्योंकि कैप्सूल होने के कारण अपने एंटीबॉडीज उसके खिलाफ एक्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर हीट किल्ड S3 में उसका कैप्सूल ही निकल गया। तो ये जब माइस में डाले तो माइस लिव्ड हियर, मुबारक हो, हियर ऑल्सो माइस लिव्ड। ग्रिफिथ साहब को माइस पे थोड़ी भी दया नहीं आई और एक माइस इन्होंने ले लिया और एक बार इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, ये हीट किल्ड S3 लिया और R2 के साथ मिलाया, हीट किल्ड S3। अभी कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो तो हमको पता है वो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, वो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए और उसने कोई तो भी चेंज लाना चाहिए जहाँ पर भी वो जाए, राइट। जेनेटिक मटेरियल कभी डिग्रेड नहीं होगा, वो ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ पे चेंज लाएगा कोई तो भी। तो यहाँ पर भी R2 जैसे कि वैसे लिया और हीट किल्ड S3, वेट, हीट किल्ड S3।
जब इन्होंने ये माइस के अंदर इंजेक्ट किया, हियर माइस डाइट। वाई इज इट सो? क्योंकि RS3 में भले ही कैप्सूल निकल गया हो और सिर्फ बैक्टीरिया हो, लेकिन बैक्टीरिया में वो कैरेक्टर है जो कैप्सूल बनाने के लिए जो जिसका फंक्शन है कैप्सूल बनाए वो। तो S3 में वो जो कैरेक्टर है जो कैप्सूल बनाता है वो जाकर R2 में चला गया और R2 ने भी अपने ऊपर कैप्सूल बना लिया और फिर R2 के ही खिलाफ यहाँ पर माइस एंटीबॉडी नहीं बना पाया और यहाँ पर माइस मर गया। सो दिस इज ऑल एक्सपेरिमेंट। तो इससे उन्होंने दिखा दिया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है और कैरेक्टर्स में चेंज लाता है, कैरेक्टर चेंज करता है। यहाँ पे R2 ने कैप्सूल बनाया ना, सो वो कैरेक्टर चेंज किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट दैट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंटेड एंड इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हुआ ना। ये R2 नहीं बनाता था कैप्सूल, लेकिन उसने बनाया। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जैसे कि अपने NCERT में इसमें दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अभी हमको पता नहीं था ये कार्बोहाइड्रेट है, एग्जैक्टली हमको ये अभी तक पता नहीं चला कि DNA ही गया है। ये सिर्फ एक कैरेक्टर यहाँ से पता चलता है। तो DNA ही है या RNA है या प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है या फैट्स है और कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। तो जेनेटिक मटेरियल आखिर है क्या, ये हमको अभी तक पता नहीं था। इसलिए बाद में और साइंटिस्ट आते हैं, दैट इज द एवेरी मैक्लॉयड एंड मैककार्टी। ओके, सो एवेरी मैक्लॉयड मैककार्टी का हम पढ़ रहे थे। उन्होंने क्या किया, S3 स्ट्रेन लिया। जो S3 स्ट्रेन है वायरुलेंट है, पैथोजेनिक है, वो उन्होंने लिया। इसको इन्होंने क्या किया, फैट्स अलग किया, प्रोटीन्स अलग किया, RNA अलग किया, इसको उन्होंने सारा अलग अलग कर दिया। अभी DNA भी अलग कर दिया। अभी इन्होंने क्या किया, फैट्स में लाइपेजेस डाल के, अभी लाइपेजेस डाले बोले तो फैट्स पूरे डिग्रेड हो गए। ओके, फैट्स है ही नहीं अभी उसमें। अभी R2 में उन्होंने डाला, यहाँ पर R2 ने कैप्सूल बना लिया। अभी अगर फैट्स जेनेटिक मटेरियल होता तो यहाँ पर R2 कैप्सूल नहीं बनाता, क्योंकि वो तो डिग्रेड हो गया फैट्स। हमने लाइपेजेस डाला तो यहाँ पर रिजेक्ट हो गया, फैट नहीं हो सकता जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि R2 ने कैप्सूल बना लिया। तो इनमें से कोई तो भी होगा, क्योंकि फैट्स तो हमने लाइपेजेस डाल के डिग्रेड कर दिया था। सिमिलरली इन्होंने प्रोटीन्स में किया, प्रोटीएजेस डाला। हमको पूछ लेते, सीधे सीधे बता देते हम DNA ये बाबा जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर भी R2 ने कैप्सूल बना लिया। अभी अगर प्रोटीन्स होते जेनेटिक मटेरियल तो यहाँ पर R2 कैप्सूल बना ही नहीं पाता, क्योंकि वो प्रोटीएजेस डाल के तो हमने प्रोटीन्स को डिग्रेड कर दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे बनाया, इसलिए इनमें से कोई तो भी होगा। तो प्रोटीन्स ऑल्सो रिजेक्टेड। अभी उन्होंने RNases डाला, यहाँ पर भी R2 ने कैप्सूल बना लिया। अभी हम होते तो सीधा सीधा बोल देते चलो DNA ही है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन उन्होंने DNase भी डाल के देखा, DNase। तब जाके R2 ने यहाँ पर कोई कैप्सूल नहीं बनाया, नो कैप्सूल। तो हमने कंफर्म कर दिया उन्होंने कि DNA जेनेटिक मटेरियल है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट। फ्रेडरिक ग्रिफिथ के बाद एवेरी मैक्लॉयड मैककार्टी ने ये एक्सपेरिमेंट करके हमको प्रूव कर दिया कि DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम अगले वीडियो में बात करेंगे हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट की। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।